हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग फ़िलहाल क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ रहे हैं। हमने यह स्टार्ट किया इकाई 1 और इकाई 1 का चैप्टर चल रहा है प्राकृतिक संसाधन, जो भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत है। भारत संसाधन एवं उपयोग एक चैप्टर है जिसका पहला खंड है प्राकृतिक संसाधन। अभी तक इकाई 1 का हमने भाग 1 से लेकर के भाग 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसके पीछे जितने भी वीडियो अपलोड्स हुए हैं, अगर उसको नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाकर के लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना पसंद नहीं है या आपको नहीं आता है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, केवल उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप भाग 1 से लेकर के भाग 8 तक का कंप्लीट वीडियो लाइन बाय लाइन पा सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप मेरे व्हाट्सएप पे करें और मैं उसका जवाब टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 9 यानी कि भाग 9। आप अंत में कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करना हो आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। अच्छा लगे तभी लाइक का बटन दबाएं, वरना डिसलाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहें तो शेयर करें। चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि ये चैनल पे आप कुछ नया सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, वरना अगर ऑल वाला नोटिफिकेशन आप नहीं दबाते हैं तो आपको जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज का हमारा जो क्लास है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत, जिसमें अभी तक हम पढ़ रहे हैं भूमि संसाधन। तो हमारा टॉपिक है मृदा के प्रकार, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषता है, उनमें किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और उनका वितरण मतलब कौन सी मिट्टी किस राज्य में और कहाँ पर पाई जाती हैं। इन सारी चीज़ों का वर्णन इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के उच्चावच भू आकृति मतलब ज़मीन की वह आकृति जो ऊंच है। जलवायु जैसे कि हमारी जलवायु मानसूनी है। वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब होता है विभिन्नता। हमारे देश में हर जगह ज़मीन की आकृति एक समान नहीं है। कहीं पे ज़मीन ऊंची है तो कहीं पे थोड़ा नीचे की तरफ है, कहीं पे बराबर है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ की जो भू आकृति है उसमें भी विविधता है। जलवायु जो है उसमें भी विविधता है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे ठंडी है, कहीं पे दोनों ज़्यादा हैं तो कहीं पे दोनों कम है। तो ये जलवायु अलग अलग है और पेड़ पौधे भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे फेमस हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे देश में इन सारी चीज़ों में बहुत अधिक क्या पाई जाती है, तो विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो अब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये बन सकता है।
देखिए, जहाँ भी मैं रेड कलर से अगर किसी को मैंने अंडरलाइन कर दिया, रेड कलर से कर दिया है, उसको आप लोग अपने बुक में ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं तो इन फ्यूचर फिर दोबारा जब इसका आप रिवीजन करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि ये कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है उसी को मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ भी रेड कलर से टाइप किया गया है उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 प्रकार की या भू आकृति, जलवायु, वनस्पतियों और 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस आपको अंडरलाइन आप लोग जरूर कर लेंगे। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग मात्र 2 यानी 1 नंबर और 2 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, और कल की क्लास में 3, 4, 5 और 6 यानी मिट्टी के प्रकार को हम लोग कल जाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो को आधा घंटा से ऊपर नहीं करना होता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार हैं, इनका वर्णन क्रमशः नीचे किया जा रहा है। अब चलिए इन सभी मिट्टी के प्रकार का हम लोग वर्णन करते हैं। सबसे पहली मिट्टी आती है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग थोड़े थोड़े भूरे कलर का और ब्लैक कलर का, ठीक है ना। ये जलोढ़ मिट्टी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा कोई मिट्टी पाई जाती है तो ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप कहेंगे जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान का अर्थ हुआ कि हम बिहार से हैं, तो बिहार जो है वो भारत के समझिए कि उत्तर भारत में मतलब आता है। हम सभी बिहार, यूपी, झारखंड ये जो राज्य है ये उत्तर भारत कहते हैं, और एक होता है दक्षिण भारत जिसमें तमिलनाडु ये सब राज्य आते हैं। तो उत्तर भारत में जो मिट्टी है यानी हमारे साइड की जो मिट्टी है, आपके गांव में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। यानी कि ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये बनी हुई है कौन कौन सी नदियों, एक है सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों के निक्षेप से, मतलब आपको पता है कि नदियाँ मिट्टी का कटाव करती हैं और अपने साथ मिट्टी को एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह रख देती हैं। तो मिट्टी का कटाव करके या मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर जमा कर देना निक्षेप कहलाता है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। अगर उसमें कोई भी हम फसल लगाएं तो फसल बड़ी ही तेज़ी से और अच्छे तरीके से मतलब अपने आप में वृद्धि करती है। मैं जहाँ पे हूँ मैं भी बाढ़ क्षेत्र से, बिहार में वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले बाढ़ के चपेट में रहते ही हैं, और मेरा घर जो है वो नदी के एकदम किनारे पे है, तो हम लोगों का बाढ़ का सामना बचपन से है। तो यहाँ पे क्या है कि बाढ़ तबाही तो लाता है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है उसमें वाकई में कुछ भी बिना मतलब खादर पानी के, बहुत खाद कम भी पड़े तो भी फसल काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के कारण होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसमें पोषक तत्व रहते हैं और इनमें जो फसल बोई जाती है वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। संकरी पट्टी मतलब होता है कि जैसे सड़क आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे एकदम मतलब बराबर साइड में, तो इसको संकरी पट्टी बोला जाता है। तो अगर आप बात करें राजस्थान और गुजरात में तो वहाँ पर ज़्यादा तो ये मिट्टी नहीं है, बट कहीं मतलब ये ज़मीन, ये मिट्टी आपको मिल जाएगी। पूर्वी तटीय मैदान
स्थित महानदी, ये भी नदी का नाम है महानदी, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी, नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ मिट्टी से ही हुआ है। यानी कि पूर्व के साइड में जो तटीय मैदान है, यानी कि समुद्र के किनारे जो जगह है, तो वहाँ पे इन नदियों के कारण, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ आपके मन में आता होगा जानने का। पहला आपके मन में ये है कि डेल्टा क्या है, और फिर हेक्टेयर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने नीचे लिख दिया है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर तो 6.4 करोड़ में गुणा कर सकते हैं 10,000 से, उतना मीटर स्क्वायर एरिया में क्या फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है डेल्टा का। तो देखिए डेल्टा का अर्थ होता है ना कि अभी हमने कहा निक्षेप के बारे में कि नदियों के द्वारा बहा करके ला करके जो मिट्टी कहीं कहीं पर जमा कर दी जाती है वो निक्षेप है, बस उसी को आप समझ लीजिए, वही डेल्टा है। यहाँ पे आप नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे साइड साइड से ये नदी है, ठीक है, और इन नदियों के द्वारा क्या किया गया है कि बहुत सारा ये मिट्टी आकर के यहाँ पे जमा हो गया है, बहुत सारा ये मिट्टी जमा हो गया और एक एरिया बन गया, एक क्षेत्र बन गया जिस पर लोग खेती उती कर लेते हैं। ठीक है, इसी को डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा इसे होता है, चौड़ा होते आएगा और ऐसे पतला होते जाएगा और अंत में बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण भी करती हैं नदियाँ। ठीक है, और इंडिया में कितना है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। तो समझ में आ रहा होगा बात। जो भी रेड कलर से है उसको आप लोग अंडरलाइन करते चलिए। अब है जलोढ़ मिट्टी का गठन, यानी कि ये जलोढ़ मिट्टी जो बनी हुई है, जो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, ये किससे बनी है, तो ये बनी है बालू, सिल्ट, मृत्तिका, 3 चीज़ों से के विभिन्न अनुपात से होता है। अब आपके मन में आएगा, ठीक है, बालू तो समझ में आ रहा है, बालू आपने देखा होगा। सिल्ट मतलब कि समझ जाइए कि सिल्ट एक प्रकार का, ये भी बालुए का है लेकिन इसमें थोड़ा मिट्टी भी होता है। और मृत्तिका होता है एक टाइप से पाकी, पाकी भोजपुरी में समझते हैं कीचड़। तो इन सारी चीज़ों से मिल करके जलोढ़ मिट्टी बनी हुई है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। देख रहे हैं पिक्चर में आप लोग कि मतलब धुंधला होगा, थोड़ा लाल लाल टाइप का, हल्का हल्का होगा, और भूरा रंग का होता है। ये मिक्स कलर का ही वो सारा कलर, लेकिन आप इसे भूरा रंग ही कहेंगे। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो किस रंग की है, तो वो भूरे रंग की है। आगे है, इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। मतलब कि जैसे ही हम लोग नदी घाटी में बढ़ेंगे, नदी घाटी आप लोग समझ ही रहे हैं कि 2 पहाड़ों के बीच वाला जगह होता है जहाँ पे नदी उदी बहती है, उसको घाटी कहा जाता है। तो उस घाटी में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसी मृदाएं पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे द्वार, चौर और तराई में आमतौर पर मिलती हैं। मतलब तराई का अर्थ हो गया ना कि वैसा जगह जो पहाड़ी इलाका में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। और एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुराना, और एक होता है नवीन। नवीन मतलब होता है नया। पुराने जलोढ़ में कांकर देख लीजिए, और छोटा पत्थरवा रहता है। ठीक है, अब बजरी छोटे, इससे भी छोटे छोटे एक होगा, उसको बजरी बोलते हैं। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को में क्या होता है, कंकड़ और बजरी होता है।
और इसको कहा जाता है बांगर। क्या कहते हैं जी? बांगर कहते हैं। तो जो पुराना है ना उसमें कंकड़ बजरी पाया जाएगा, उसको बांगर कहा जाएगा। अब एक देखिएगा, हम लोग के क्षेत्र में एक चीज़ बोला जाता है बांगर, और एक होता है दियारा। दियारा बोलते हैं जहाँ पे बाढ़ खूब आता है, हम लोग एरिया के लोग दियारा कहते हैं। और दियारा के लोग मतलब जो लोग जहाँ कहुआ काटू की तरह लगे बुद्धिए नहीं खे, तो वही है कि कंकड़ बजड़ी जिस ज़मीन में पाया जाए तो उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो वो बांगर मत समझिएगा, सीधे समझिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है ना। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, यानी कि बांगर वाला थोड़ा मोटा होता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है थोड़ी पतली होती है, उसको हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। खादर में जहाँ पे नीचे पिक्चर दिख रहे हैं ना, अभी बोले थे बाकी नवीन जलोढ़ मिट्टी है यानी खादर है, वो किनसे बना है? तो बालू और मृतिका से। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, मतलब इसमें कोई भी फसल बोई जाए तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और वृद्धि करेगा। किसमें? खादर में बोया जाए। आगे है जलोढ़ मृदा में। अब देखिए क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। पोटास का नाम सुने हैं? ये पोटास है, एक केमिकल है ये। पोटेशियम जिसका तत्व का नाम सुने होंगे आप लोग, पोटेशियम सूत्र होता है के, और उसके बाद है फास्फोरस जिसका सूत्र होता है पी। ये है आपका फास्फोरस। ठीक है, और एक है चूना, और चूना ये है, खैनी उनी लोग खाते हैं ना, चूना। तो जैसे तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। तो अगर बात किया जाए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे पोटास, फास्फोरस और चूना, ये 3 तत्व पाए जाते हैं। जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। मतलब नाइट्रोजन होता है जिसका सूत्र N होता है, लेकिन इसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की थोड़ी कमी रहती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको इसमें पोटास मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा और चूना मिल जाएगा। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि इसमें क्या क्या ज़्यादा पाया जाता है। आगे है, यह मिट्टी गन्ना, गन्ना मतलब ये देख लीजिए ईंख है। उसके बाद है चावल, ये चावल है। फिर है गेहूँ, फिर है मक्का, और फिर है दलहन यानी कि दाल। विभिन्न प्रकार के नीचे देखिए दाल रख दिया है मैंने। आजकल बड़ा महंगा है, तो मन करे तो 2-2.5 किलो ले सकते हैं, मन करे तो बाल तूर करके हो रहा खा सकते हैं। गेहूं की कटनी तो हो चुकी है। और चावल ये बासमती आजकल शादी विवाह में लोग खूब खा रहे हैं। वैसे लॉकडाउन लगा है फिर भी लोग, बहुत लोग है दबा के खा रहे हैं। और ऊँख तो बाबू ही भेटाई ना, बादे में भेटाई। जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर कौन सी खेती मुख्य रूप से की जाती है? तो गन्ना यानी ऊँख की, चावल यानी धान का, गेहूं का, मकई का और दाल का, इसका खेती ज़्यादा किया जाता है इस मिट्टी में। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। अच्छा, गहन कृषि किसको कहते हैं? तो गहन कृषि का अर्थ होता है कि जब एक ही खेत में एक ही टाइम पर 2 या 2 से अधिक फसलें लगा दिए जाएं। जैसे देखिए ऊँख को लोग बो देते हैं, ऊँखिया खेतों में अरिवा लोग उसमें सरसों छीड़ देते हैं, उसी में मकई का बाल छीड़ दें, मकई का मतलब बिया डाल देंगे, मकई हो जाएगा। मतलब 2-3 गो फसल उसी में बो देंगे। तो जब एक ही समय में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल लगा दिए जाते हैं तो उसको गहन खेती कहते हैं। ठीक है ना, माने खूब गहन मतलब घन होता है। परिमाणतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा है, और जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा। वैसे तो इंडिया में जनसंख्या कहीं भी कम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है। सही बात है,
पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे कई राज्य हैं और इन्हीं क्षेत्र में ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे आपके किताब में दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को, यानी कि वैसे जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू ज़्यादा होता है उसको दियारा भूमि कहते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बोला था कि हम लोग मतलब बालू आता कहाँ है, जहाँ पे बाढ़ हो आता है मिट्टी के कटाव से बालू बन जाता है। और सही बात है, हम लोग गाँव में बालू सबसे ज़्यादा मिलता है, रोज़ 5-5 अट्टारी बालू लोग ढोता है और हवा में उड़ कर हम लोग घर में सब पड़ता है। तो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी जिधर होता है उसको दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है और मकई के खेत के लिए मतलब ये सबसे बेटर होता है। और हमारे घर भी काफ़ी मकई बोया जाता है और बाल हो रहा है और हम लोग अभी भी फ़िलहाल खा रहे हैं। आप लोग का भी मन हो तो कमेंट कीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब हमारा आज का लास्ट और मिट्टी का दूसरा प्रकार। मैंने शुरू में ही बोला था कि आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा ये लंबा है और कल 4 गो है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपको लोगों को लगता होगा कि सर बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, मतलब कि बुक बहुत बड़ा है और मतलब आधा घंटा से ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, रुकता भी नहीं हूँ, कंटिन्यू से पढ़ाते चलता हूँ। और बुक है बट ख़त्म हो जाएगा, और भी सब्जेक्ट इसमें अपलोड हो गए हैं तो उसको आप लोग हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये सब का तैयारी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, वहाँ पे सब वीडियो है। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए जितना भी पढ़ाया जाए ना उसको बेटर बनाया जाए। मैं एक ही वीडियो लाता हूँ लेकिन आप लोग देखिए कितना इसमें टाइम लगता होगा कि बुक को टाइप करना, उसके हिसाब से पिक्चर अपलोड करना, कलरिंग करना, उसका वीडियो बनाकर अपलोड करना। तो ये सारा चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं एक ही वीडियो लाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो बने। आप लोगों का कुछ और भी सजेशन हो, सलाह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ें और जो भी क्वेश्चन है, जो भी बातें हैं वहीं पे आप लोग करें जो बताना। चलिए आगे देखते हैं। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है। आप लोग नीचे पिक्चर ये देख लीजिए, ये मिट्टी का रंग बिल्कुल काला है और ये काली मिट्टी है जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है। ये काला है तो इसके पीछे कारण है कि इसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, यानी इसका सूत्र होता है Al। एल्युमिनियम का नाम सुने हैं ना आप लोग। लौह मतलब होता है लोहा, जिसको फेरस बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है Fe। तो इन दोनों का मिश्रण। तो क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि काली मिट्टी जो है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम और लोहा, ये 2 चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है ना। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती होती है, किसकी खेती होती है? कपास की। ये कपास का पौधा है, रुई निकलता है, इसे देख लीजिए, गादा वादा भरा जाता है, तो कपास की खेती इसमें ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। कारण ये है कि इस मिट्टी में कपास की खेती जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं और एक और नाम कौन सा है, तो वो है काली कपास मिट्टी। एक और नाम भी आता है, एग्ज़ाम में बड़ा पूछता है, वैसे आगे इसका जिक्र भी है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो वहाँ पे आप काली कपास मिट्टी पर टिक नहीं करेंगे, वहाँ पे आप टिक करेंगे रेगूर। रेगूर इसका दूसरा नाम आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग दिमाग में विशेष करके रखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्ज़ाम में। इसके बाद है भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर ये भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, दक्कन के कौन सा प्रदेश? लावा प्रदेश में, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है ना, इन राज्यों में ये ज़्यादा फैला है। बिहार, यूपी में ये सब मिट्टी नहीं पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैल हो। और मूल शैल का अर्थ क्या होता है?
मूल शैल का अर्थ है, यहाँ पे पिक्चर को देखिएगा, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, ये पहाड़ टाइप का जो है, पहाड़ नहीं है मतलब चट्टान है, नीचे से ख़त्म हो गया है, ये नीचे से ख़त्म हो गया है लेकिन ऊपर है, तो झर झर के जो गिरता है ना तो काला रंग का हो जाता है बाद में, तो इसी से काली मिट्टी बनती है। या बनता है ज्वालामुखी, जैसे कि ज़मीन के अंदर विस्फोट, ज़मीन के ऊपर विस्फोट होता है नीचे से, तो उसमें से जो मिट्टी का निर्माण होता है, ये देख सकते हैं, तो ये काली मिट्टी बन जाती है, ठीक है ना। कि बेसाल्ट लावा के विघटन से, मतलब इनके टूटने से बनता है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगूर भी है। इसे मतलब उस साइड के लोग जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाया जाता है, तो वहाँ पे लोग इसको रेगूर कहते हैं ज़्यादातर, काली मिट्टी की जगह रेगूर बोलते हैं। तो सैल समझ रही है, सैल है और ये ज्वालामुखी है, इनसे इनका निर्माण होता है। उसके बाद है, इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नमी धारण करना। नमी धारण करना मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर अवशोषित कर सकता है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं सोख लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोख लेता है, करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसका सूत्र होता है, मैग्नीशियम यानी Mg, पोटास यानी वही पोटेशियम K, और चूना, इसको भी कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, CaCO3 होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो जाता है। जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, अगर काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, तो आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, किंतु फास्फोरस की इसमें कमी होती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। दरार समझते हैं ना, ये लाइनिंग जो आप दिख रहे हैं, ये दरार है, ठीक है, ये क्या है, दरार है। और इसमें बहुत सारी, देखिए दरारें का अर्थ हो गया बहुत सारी दरार, जगह जगह फटना, माटी फाटल देखे हैं ना आप लोग, मिट्टी जगह जगह जो फट जाता है तो उसको हम लोग दरार कहते हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है, इसमें हवा जो है अच्छी तरह से मिल जाती है। इसके बाद है, किंतु गीली होने के कारण, गीला मतलब इसमें पानी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी मतलब कि आप लोग गोद देखे होंगे, तो गोद को अगर आप लोग टच करेंगे तो चिपचिपा टाइप का होगा, अच्छा दूध को टच कीजिएगा उंगली पे रख के तो चिपचिपाहट टाइप का होगा, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता है, मतलब इसके जुताई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आप लोग देखिएगा अपने ही क्षेत्र में क्या होता है, बारिश हो जाता है तो जुताई नहीं हो पाता है जब तक मिट्टी बढ़िया से सूखती नहीं है। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है, यानी मानसून का प्रथम बौछार मतलब बारिश के स्टार्टिंग में ही इन खेतों की जुताई कर दी जाती है, नहीं तो बाद में इस मिट्टी की जुताई करना आसान नहीं होता है। आगे है, कम वर्षा के क्षेत्रों में भी, मतलब जहाँ पर बारिश कम होती है, अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो गन्ना आप उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं, गेहूं, फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। यानी कि इन खेतों में आप गन्ना की खेती कर सकते हैं, मतलब उनकी खेती, प्याज की खेती, गेहूं की खेती और फल। ये फल यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा फल है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वैसे मैं बता भी देता हूँ। अमरूद है, जिसको हम लोग अपने एरिया में रूनी कहते हैं, और मेरा ये सबसे फेवरेट फल है, इसलिए मैंने इसको लगाया है, बहुत अच्छा लगता है ये, और इसका सीज़न भी आने वाला है। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में, और वैसे तो मिट्टी 6 प्रकार की है, तो कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बाकी 4 मिट्टी के प्रकार के। तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो धन्यवाद।